हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन स्टडी पॉइंट। फर्स्ट चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास पूरा कंप्लीट वन बाय वन जो क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं उसको मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया हुआ है। दो पार्ट में मैंने बनाया हुआ है भारत का संवैधानिक विकास को। थर्ड पार्ट जो उसका है 90 क्वेश्चंस, 90 क्वेश्चंस। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए। यहाँ से हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे संविधान के उद्देश्य का, विशेषताएं एवं नागरिकता, और इससे रिलेटेड कम से कम 150 के अराउंड नियर अबाउट हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिएगा। जो भी आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, देखिए सारे क्वेश्चंस तो इसमें नहीं बताए जाते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन का किस सब्जेक्ट में आया है या किस पेपर में आया हुआ है, बट मैं कोशिश यही करूँगा कि जो क्वेश्चंस आए रहते हैं डिफरेंट एग्जाम में वो भी मैं आपको बताते चलूँ कि कौन कौन सा चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आप याद रखेंगे ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो देखते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। समानतः प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है। उद्देशिका को मैंने बताया था कि इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। लास्ट वीडियो आपने हमारा पार्ट सेकंड देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा और क्वेश्चंस में भी कराया गया है। उद्देशिका अधिनियम के तो यहाँ से पॉइंट जो है उसके प्रमुख आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। ये आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, एक की है। संविधान की रचना के समय उसके रचयिताओं का क्या उद्देश्य था तथा वे किन उच्च आदर्शों को संविधान में स्थापित करना चाहते, जैसे प्रश्नों का जवाब आपको उद्देशिका से ही मिलता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, देखिए आगे ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव और ऑस्ट्रेलिया प्रस्ताव, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एवं यूएस का संविधान है। ठीक है, तो इतनी लाइनें आपको याद रखनी है। और आगे देखते हैं, यानी जो ये पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि उद्देशिका को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था, तो आपको याद होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कन्फ्यूज नहीं होना, कभी मोतीलाल नेहरू दे देता है तो इस तरह के क्वेश्चंस में तो थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम दे देगा। तो इन सब चीज़ों को छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। ये अगर आप पीसीएस का या एमपी पीसीएस या पीसीएस लेवल का अगर आप किसी ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जहाँ इंटरव्यू होता है तो वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, धीरे धीरे इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आराम से बने रहिए। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। तो दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। ठीक है, प्रस्तुत कब किया इन्होंने? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट देखते हैं, इसको स्वीकृत कब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में जो उद्देश्य का प्रस्तुत की गई थी उसको इन्होंने जो प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव था उसको प्रस्तुत किया था, तो उसे संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था। तो ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है, आपको बता दे रहा हूँ, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ बातें और कही गई। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द तथा छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव है। डायरेक्ट यही डेट पूछा जाता है। ठीक है, पहला बात तो याद नहीं चाहिए, पूछा था 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976। एक और संविधान संशोधन पूछा था जो आपका 44वां, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में किया गया था। तो दो संविधान संशोधन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो भी हम लोग देखते हैं। संशोधन का प्रथम पैरा में समाजवादी, प्रथम पैरा में है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और जो छठे पैरा में है अखंडता। ये तीनों शब्द पूछे जा चुके हैं। 4 शब्द दे देता है और इनमें से पूछता है कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। इस तरीके से अगर आप पेपर सॉल्व किए प्रीवियस ईयर का तो आपको, या घटना चक्र की बुक अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें लगातार इस तरह के क्वेश्चन आपको 10, 12, 15 क्वेश्चन इसी तरह से घुमा फिरा के बनाए गए हैं, यानी कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर पूछे 42वें संविधान संशोधन कौन कौन से शब्द जोड़े गए तो आपको याद होना चाहिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता।
किस सन में, तो 1976। अगर पूछे कि समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन में। किस सन में जोड़ा गया, तो 1976। तो तीनों वर्ड से अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इस क्या कहा गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, अब देखिएगा ये वर्ड कई बार पूछे जाते हैं, कौन कौन सा वर्ड है, कभी कभी पूछ देता है तो फिर लोग समझ में नहीं आता कि क्या करें। बहु संपन्न, समाजवादी, अभी ऊपर आपने पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ठीक है, ये सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बनाने के लिए था उसके समस्त नागरिकों को क्या, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, देख लीजिए स्टार लगा हुआ, एक क्वेश्चन आ चुका है। अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब कई बार देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पूरे ही अगर देखा जाए पूरे इस पैरा से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट इतना जान लीजिए कि इस पैरा से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बड़े बड़े एग्जाम में जो अच्छे एग्जाम्स होते हैं उस सभी में पूछे गए हैं। ठीक है, कई बार इसमें दे देता है कि क्या राजनीतिक चीज़ें इसमें बात की गई है। हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई तो हाँ किया गया। देखिए धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, जैसे अब इसमें दे देता क्या प्रस्तावना में नौकरी के बारे में वर्णन किया गया कि समान नौकरी का वर्णन किया गया, तो नहीं। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि क्या प्रस्तावना या उद्देशिका में समान नौकरी का वर्णन किया गया, तो नहीं, समान नौकरी का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछे जाते हैं। होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949, ठीक है, नीति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम को इस संविधान को, नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तीनों वर्ड पूछे गए हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछेगा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा ये। ठीक है, अगर वही क्वेश्चन पूछे कि कब अधिनियमित किया गया है, ठीक है, अधिनियमित किया गया है, तो फिर आपका क्या आंसर होगा, सेम यही 1949, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछे कब आत्मार्पित किया गया है, ठीक है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेम यही 26 नवंबर 1949। आई होप आप समझ गए होंगे कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। और अभी तक प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ चैनल में पढ़ने से आपको नॉलेज में या आपको चीज़ें समझ बढ़ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़िए। आइए देखते हैं क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है। ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर मान लीजिए हम क्वेश्चन पूछे जाए क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है, हाँ या ना में अगर जवाब देना हो, या इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे उसके सारा वर्णन हम लोग देखेंगे वन बाई वन। इंद्री बेरुबारी के बाद में उच्चतम न्यायालय में यह निर्धारित किया कि उद्देश्य का संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, जो लॉ की तैयारी करते हैं उनको उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और सीधे पूछा जाता है उनसे ये वाला स्टेटमेंट। अगर आप उत्तर प्रदेश लॉ की तैयारी कर रहे हैं या बिहार का या एमपी किसी भी स्टेट का, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। यद्यपि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है, वहाँ उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक, अतः यह, आगे बढ़ते हैं, परीक्षा दृष्टि बाद में देख लेंगे, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक है, ऊपर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ण निर्णय को उलटते हुए यह मत दिया, क्या मत देता है, उद्देश्य का संविधान का एक भाग है। उद्देश्य का क्या है, संविधान का भाग। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, उन्होंने कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, लेकिन अभी यहीं पे कहा जा रहा है कि उद्देश्य का क्या है, संविधान के एक भाग है। संविधान में उसकी वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पॉइंट पूछे गए एग्जाम में, ध्यान दीजिए।
उद्देशिका में संशोधन मूल ढांचे के अलावा किया जा सकता है। अब यहाँ मूल ढांचे का सिद्धांत कई बार पूछेगा मूल ढांचे का सिद्धांत किस में दिया गया है, तो केशवानंद भारती बनाम में, ठीक है, ये याद रखिएगा। केशवानंद भारती बनाम केरला 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मूल ढांचे का सिद्धांत का अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ये समझिए कि आपका घर बेसिक स्ट्रक्चर जो है आप उसे मत तोड़िए, ठीक है, उसके ऊपर तोड़ के जैसे आपने कुछ बनाना है तो बना दिए, लेकिन अगर आप पिलर ही तोड़ देंगे तो क्या आप घर बना पाएंगे? नहीं, उस पर कोई चीज़ खड़ी नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरीके से इसे एक सिंपल सा ढांचा समझिए, ठीक है। तो इसी अगर पूछेगा मूल ढांचे का सिद्धांत किसमें दिया है तो आपको याद होगा केशवानंद भारती बनाम केरला 1973। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संविधान के निर्वाचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। जस्टिस रामस्वामी ने क्या कहा है? पूर्व के निर्णय को खारिज करते हुए SR मुंबईवार 1993 कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या कहा कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का अभिन्न अंग है। किसने? जस्टिस रामस्वामी ने। कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक जो स्वरूप है और संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय, न्यायिक पूर्वावलोकन भी इसकी मौलिक रचना में शामिल है। तो ये सारे वर्ड याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो अगर आप लॉ की जो भी तैयारी करता है वो इस लाइन को याद रखेगा कि इसमें ये बातें कही गई है। तो SR मुंबई वाद 1993 में। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने संविधान की मूल आत्मा, उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाबा भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं ये याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं अभी से बता के चल रहा हूँ, आपको याद होना ही चाहिए। पुनश्च के मुंशी ने उद्देशिका को राजनैतिक जन्मपत्री की संज्ञा प्रदान की। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। तो ये सब स्टेटमेंट हैं जो आप नेट की तैयारी करते हैं या TGT PGT की अगर आप तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, और लॉ की अगर आप PCS लॉ की जो तैयारी करते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जो लोग भी इस तरह का वीडियो देखते हैं या उनको वीडियो की ज़रूरत है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, उसमें बना दूंगा। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें मेन चीज़ें तो एटलीस्ट आपको याद करके चलनी चाहिए। जो PCS हो गया, SSC, लेखपाल वीडियो, सभी एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसान क्वेश्चन होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। पॉलिटी अगर आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ लें तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब कहता है उद्देशिका में उपयुक्त प्रमुख शब्दों का अर्थ अधोलिखित प्रकार है। तो जो वर्ड कहे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते भी हैं। आप SSC के एग्जाम में, RRB के एग्जाम में अगर बैठते हैं, TPC के एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आइए देखते हैं। हम भारत के लोग का क्या आशय है? उद्देशिका का प्रारंभ भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द से है। इसका तात्पर्य है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का मूल स्रोत कौन है? ठीक है, भारत की जनता है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या मुख्यमंत्री है, या राज्यपाल है। इस तरह की याद रखिएगा। तो भारत की जनता है, एक लाइन तो आपको ये मस्ट याद होना चाहिए। वहीं समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, वहीं समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में निहित है तथा भारतीय संविधान इसकी इच्छा का परिणाम है। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द हम संयुक्त राष्ट्र के लोग के स्वरूप है। ठीक है, बातें आपको समझ में आ गई। जो मैंने ऊपर बातें कही वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब इससे आइए रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ वर्णन कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्पना किया गया है। तो कैसा राज्य होना चाहिए भारत में? कैसे राज्य की? देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अभी हमने देखा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ऊपर हम लोगों ने देख लिया। किस बात में यह कहा गया संविधान की उद्देशिका इसका अंग नहीं है? मैंने अभी आपको बताया था, किसमें कहा है? हेनरी बेरुबरी के मामले में। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा गया? तो उद्देशिका को। इंपॉर्टेंट है, देखिए।
किस मामले यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। किस बात में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया है? तो केशवानंद भारती बनाम में कहा गया कि संविधान में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल ढांचे को नहीं छेड़ा जा सकता। ये बात याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्तमान भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण, ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, क्या है, गणराज्य है। 3 वर्डों पर ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था, अब इन्हें भी देखिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में शामिल किए गए शब्दों समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को इस आधार पर, ठीक है, देखिए, इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता है, जब तक कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर उच्चतम न्यायालय अगर इस चीज़ को उलटती है, उसी के बाद से कोई बात आगे बढ़ेगी। कहने मतलब यहाँ डायरेक्ट है। व्यक्तिगत की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के अंतर्गत एक संकल्प है, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा है। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। और हर व्यक्ति की गरिमा होती है, ये नहीं कि कोई चल रहा है तो आप उसे कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख लिया प्रभु संपन्न, हम लोगों ने अभी देख लिया। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या मतलब होता है? उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत, तो प्रभु संपन्न देखते हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो कभी भी देखते होंगे विदेश मंत्रालय बयान जारी करता है, जैसे कोई संयुक्त राष्ट्र या पाकिस्तान कोई हमारे मामले में बोलता है, आंतरिक मामलों में बोलता है, तो हम उसे क्या करते हैं, उन्हें बोलते हैं कि भैया आप, ये हमारा घर का मामला है, हम अपना खुद ही निपट लेंगे, ठीक है। कहने वाला भी ये समझिए। तो हम पूर्ण रूप से क्या है, प्रभुत्व संपन्न है। वह अपनी आंतरिक व बाह्य विदेशी नीतियाँ निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ, तो बाह्य और आंतरिक नीति निर्धारित करने के लिए क्या है, किसी भी राष्ट्र के साथ तथा मित्रता एवं संधि करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। ये बात याद रखिएगा। इसकी प्रभुता जनता में नहीं थे, जो भी प्रभुता किसके अंदर नहीं थे, जनता में। अगर एक क्वेश्चन पूछे तो आपको याद है। राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ की सदस्यता भारत की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि वह इसका पूर्णतः स्वैच्छिक सदस्य बना है। अगर हम कहा जाए कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप इसे बता दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। समाजवादी, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। 3 शब्द जोड़े गए थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग मैंने बता भी दिया। भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधन, देखिए, समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। लाइन याद रखिएगा, ठीक है। नियंत्रण न्यूनाधिक हो सकता है। साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है, जबकि लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। भारत ने बीच का रास्ता अपनाया का मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया। इकोनॉमी वाला से पूछा जाता है भारत की कैसी व्यवस्था है, तो इकोनॉमिक जो पूछी जाती है तो कैसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है या मिश्रित व्यवस्था है। संविधान के विभिन्न उपबंधों तथा न्यायिक आर्थिक न्याय भाग 4 में विशेषतः अनुच्छेद 39, 39B तथा 39C के तहत समाजवादी दृष्टिकोण निर्देशित होता है। तो ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो 39 में मिलता है। एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए भाग 4 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्लीज़ अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और अपने फ्रेंडों को भी बताएं, उनको एक वैल्यू रिलेटेड कंटेंट और स्टडी रिलेटेड अच्छे मटेरियल्स उनको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1793, आपने भी पढ़ा, 1973। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में, भारत के लोगों में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है, यानी खुद का डिसीजन हम लेंगे। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है, ये बताना है। तो क्या है,
भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो संविधान की प्रस्तावना। भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा था? आर्टिकल 32 को। ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? तो मूल अधिकारों, नीति निषेध सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्यायों। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 क यानी 39 क के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह मूल अधिकार है। तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ में। तो याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसाधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा तथा धन का संकेंद्रीकरण कुछ ही हाथों तक सीमित नहीं रहेगा, यानी सभी को मिलेगा। क्या आप जानते हैं विश्व की प्रमुख लोकतांत्रिक क्रांतियाँ? आइए देख लीजिए। यहाँ से आपको हिस्ट्री के बैकग्राउंड से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इंग्लैंड की 1688 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति। 1688 ईस्वी की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा बिना किसी रक्तपात के या युद्ध के, ठीक है, इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड से निरंकुश राजतांत्रिक शासन का सदा के लिए अंत हो गया और उसके स्थान पर देश का शासन संसद के हाथों में आ गया। इस संपूर्ण क्रांति से प्रेरणा लेकर फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि देशों में भी क्रांतियाँ हुई। याद देखिए, इंग्लैंड की 1688 का गौरवपूर्ण क्रांति किससे संबंधित है? क्या हुआ था? तो बिना रक्त की क्रांति थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी क्रांति 1776। उत्तरी अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेशकों की जनता ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश प्रकट हुआ उसे अमेरिकी क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो याद रखिए 1776 में। इस क्रांति के फलस्वरूप 4 जुलाई, इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई 1776 को स्वाधीनता का घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया था कि सभी मनुष्य समान हैं एवं उनके जीवन, स्वतंत्रता एवं खुशी का प्रकृति एवं प्रतिदेय अधिकार प्राप्त है। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में सम्राट लुई 16 में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। राज्यकाल में प्रारंभ हुए राज्य के दैवी अधिकारों को व्यापकता एवं निरंकुशता, राज्य परिवारों की बढ़ती विलासिता, फ्रेंच असेंबली स्टेट जनरल की 1614 से बैठक न होना, समाज के तीसरे वर्ग जनसाधारण की निर्धनता, कष्ट, असंतोष, पादरियों एवं कुलीन वर्गों को असंतुष्ट होना, मॉन्टेक्यू, वॉल्टेयर, रूसो आदि विचारकों के उदार विचार इस क्रांति के प्रमुख कारण थे। इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व का नारा दिया गया। अंततः 22 सितंबर 1792 को गणतंत्र की घोषणा की गई। तो हिस्ट्री से रिलेटेड ये बैकग्राउंड है। औद्योगिक क्रांति सबको पता है इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग यहाँ देखें। विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? अगर एग्जाम में पूछे तो कौन सा है? आपको याद होना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ा अट्टिलिका? सुभाष कश्यप का। राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई लोग कंफ्यूज जाते हैं। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता है। ऑप्शन में आपको अक्सर या तो संविधान दे देता है, या राष्ट्रपति देता है, या प्रधानमंत्री दे देता है। हमेशा याद रखिएगा, या मुख्यमंत्री दे देगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब मुख्यमंत्री देता है। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर मुख्यमंत्री कर दे कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो कर देते भैया मुख्यमंत्री है। तो नहीं, संप्रभुता है। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? देख लीजिए 1976 42वां संविधान। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? सिर्फ एक बार, 1976 में। भारत अब एक संपूर्ण संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब कहा गया था? तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है जिसका क्या अर्थ है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा। ठीक है, सबको पता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा, एग्जाम आपसे पूछा जाता है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद भी होना चाहिए। आत्मार्पित किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? किसके द्वारा अंगीकृत किया था? भारतीय जनता द्वारा संविधान सभा के माध्यम से। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, नौकरी का न्याय नहीं देती है, ध्यान दीजिएगा। ये ना नौकरी तैयारी करें तो सोचिए कि नौकरी का भी न्याय मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। राजनीतिक मिलता है, आर्थिक मिलता है और सामाजिक मिलता है।
प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सा स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? तो विचार, अभिव्यक्ति, मत प्रकट करने का, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो SR मुंबई बनाम भारत संघ के वाद में। भारत में संप्रभु कौन है? तो हम भारत के लोग हैं। पंथ निरपेक्ष सेकुलर वर्ड का प्रयोग कब किया गया था, कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976। पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्दों से तात्पर्य ऐसे राज्य से किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करेगा। यानी कोई भी राज्य है या पूरा देश इस किसी एक धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं कर देगा, बल्कि इस सभी जो जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। राज्य में धर्म एवं व्यक्तिगत विषय माना जाता है। ठीक है, राज्य में धर्म एक क्या है? व्यक्तिगत विषय है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी। लोकतंत्र से तात्पर्य क्या होता है? लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। बहुत ही मतलब वैल्यूएबल लाइन है, कोट है एक तरह से, इसे आपको याद रखना चाहिए। भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। अगर पूछे भारत में जो शासन चलता है किस प्रकार, तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। गणराज्य रिपब्लिक। भारत एक गणराज्य है। इससे तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगति होता है। ठीक है, यानी राजा के बेटा राजा नहीं बनता है, इस तरीके का सिस्टम समझिएगा। ठीक है, यानी ये नहीं कि अभी रामनाथ कोविंद है तो उनका जो नेक्स्ट वंश होगा उनमें से कोई एक आकर यहाँ पे राष्ट्रपति बन जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पूरा कहने का मतलब ये है, समझिए। अतः वह किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित हो सकता है। किसी नागरिक को किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित होने पर का कोई प्रतिबंध नहीं है। इंग्लैंड में लोकतंत्र के स्थान पर राजतंत्र को अपनाया गया, न कि गणतंत्र को। संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को अधोलिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया गया। न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। प्लीज़ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता, फ्रीडम, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रस्तावना द्वारा अपने सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता बढ़ाने का संकल्प किया गया जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली है। वेरी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आप कहीं अगर मेंस लिखते हैं तो आप इस लाइन को लिख भी सकते हैं। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, सबको पता है कब, तो 1976 में। ऊपर मैंने बता दिया, आपको अब याद हो जाना चाहिए, कई बार मैंने बता दिया। साथ ही उद्देशिका के अंतिम भाग में संविधान को अंगीकृत करने तथा अधिनियमित करने की तिथि का वर्णन किया गया जो 26 नवंबर 1949 है। अच्छे से याद हो गया होगा। अंगित अधिनियमित करने के राष्ट्र को समर्पित किया गया, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधि दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, न कि 26 जनवरी को। ऑप्शन में दोनों दिया रहता है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों एवं आदर्शों को अंतर्विष्ट किया गया है उसकी मुख्य जो बात है वो मूल अधिकारों, राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्ययनों में ही की गई है। तभी ये सारा चैप्टर हम लोग देखेंगे आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीज़ें आपको कंफर्म होती जाएगी और आप अच्छे समझते जाएंगे। बस आप लगातार वीडियो देखते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। जो भी अगर कंपटीशन तैयारी कर रहा है उसे भी को भी इससे मदद मिलेगी। जो क्वेश्चंस होंगे उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं हम ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित हो। ठीक है, वेलफेयर स्टेट। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना उसका अभिन्न अंग है या महत्वपूर्ण एक उपयोगी। इसमें शासन के उद्देश्यों का उल्लेख है। इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों के निर्वाचन में किया जा सकता है, किंतु यह संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों को रद्द ओवरराइड नहीं कर सकती है। ठीक है, और न ही न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराई जा सकती है। इसका संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब ये नहीं कि आप उसे पलट दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसका संशोधन किया जा सकता है, किंतु इस भाग का ना ही जो संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात कहा था मैंने उसको ऊपर ध्यान रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं पलट सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का जो दूसरा सेकेंड चैप्टर है उसका पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे बाद में स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी तक आपने वीडियो को देख लिया होगा, तो चलिए इसे लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी और डाउट है या किसी शब्द को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है,
जैसे जैसे जुड़े, इसमें सारे के सारे कंप्लीट आपको 60 डेज़ के अंदर कंप्लीट पॉलिटी पढ़ा दी जाएगी, जो आपके PCS IAS से लेके MPPC, यानी जिसमें भी संविधान का वर्णन हो, भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन हो, सोशल साइंस का वर्णन हो, ठीक है, सिविक्स शब्द का प्रयोग किया जाता हो, इस तरह से जहाँ इस तरह के क्वेश्चन जितना पूछे जा सकते हैं, इस तरह के वर्ड जितने भी पेपर में आते हैं वो आपके यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत।